हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज मैं जो आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर के आई हूँ, इसमें हम लोग स्ट्रेटजीज और इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड प्रोडक्शन में कैसे इन्हांसमेंट किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे हम लोग। और इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया है वो है ह्यूमन हेल्थ का, डिजीज़ का, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड अब भी ये देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है इसमें प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोडक्शन के एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद अभी आगे और भी ये टॉपिक के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्लस जो टीजीटी साइंस है उसकी प्रिपरेशन कराती हूँ। और ये ऑल ओवर इंडिया में जो भी आपके साइंस के या बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप इस चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। और जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ मैं। तो DSSB 2018 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हो चुका है, उसको भी आप लोग देखिएगा। उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी भी अपलोड हो चुका है पूरा। मैंने बहुत पहले ही जब नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने अपलोड कर दिया था। और आप लोग उसको देखिए और लेक्चर्स को देखिए फ्रेंड, और इससे मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं इस वक्त, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग मेरा चैनल रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच और इतना सपोर्ट के लिए। एंड जो लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका नोटिफिकेशन ले लीजिए फ्रेंड। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो प्लांट ब्रीडिंग इंट्रोडक्शन है, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिजायर्ड इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाई। तो ये कहा जा रहा है कि जितनी भी आपकी इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स होती हैं उनमें हम लोग जो डिजायर्ड या फिर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं उसको हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं या कैसे रेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ए ऑप्शन माइग्रेशन, बी बायो फर्टिलाइजर, सी हाइब्रिडाइजेशन एंड डी है नेचुरल सिलेक्शन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। हमारे पास इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं अब आपके लिए प्लांट ब्रीडिंग की बात करूं तो देखिए प्लांट ब्रीडिंग में करते क्या है। जो प्लांट ब्रीडिंग होता है इसमें जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप होता है फ्रेंड, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये आपने टर्म मेंडल्स जेनेटिक में पढ़ा था, मेंडेलियन लॉज में भी पढ़ा था। तो इसमें जो भी फिनोटाइप में हम लोग वो कैरेक्टर्स स्टडी कर रहे थे वहाँ पे जो कि हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी प्लांट है वो टॉल है या शॉर्ट है, ओके। अगर जो आपका मटर की जो फली है, पॉड है, उसमें जो सीड है वो रिंकल्ड हैं, ठीक है, या फिर बिल्कुल राउंड है, कलर कैसा है, ये जो चीज़ें हमें दिखती हैं, हमारी आँखों का कलर, हमारे बालों का कलर, ये सब पूरा क्या होता है, जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है, जीन का एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन के फॉर्म में, ये सब फिनोटाइप होता है, ओके। और जो हमें नहीं दिखाई देता है, जो कॉजल एजेंट होता है या जिसकी वजह से ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो जो जीन बेसिस पे हेरिडिटरी लेवल पर होते हैं, जो पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सब आपके जीन्स होते हैं, जो हम लोग जीनोटाइप में स्टडी करते हैं। जो कि ये हमारा किसी भी स्पीशीज़ का जीनोटाइप है वो क्या है, ओके, क्या रेशियो है इस जीनोटाइप का। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग है इसमें ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को मॉडिफाई कर लेते हैं और उसके जीनोटाइप को मॉडिफाई करके उसको हम लोग और यूज़फुल बना सकते हैं ह्यूमन के यूज़ के लिए, ओके। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है इसमें जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट किया जाता है क्रॉप का, ओके। सपोज़ अगर हमें राइस की कोई क्रॉप है उसमें जीन्स में इम्प्रूवमेंट कर देंगे, देन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लांट वेराइटीज़ हम लोग पा सकते हैं उससे। तो इसमें हम लोग जो एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं फ्रेंड। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, हाइब्रिड में आपको पता है कि जैसे कि आपने एक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा कि जो ट्रिटिकम एस्टिवम है उसका सीकेल से करा दिया गया तो ट्रिटिकेल आपको हाइब्रिडाइज वैरायटी मिल गई, ओके। ट्रिटिकेल आप बहुत ही फेमस है, ये आपको पता होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो होता क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो जेनेटिकली अलग अलग डाइवर्स पेरेंट की क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है कि टू डिफरेंट, यानी कि हमारे पास जो पेरेंट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे और इनको जो है क्रॉस कराया जाएगा, ओके। तो जब इनकी क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे जो प्रोजीनी बनेगी, ओके, सपोज़ ये ए है और एक बी है, ये दोनों ही जेनेटिकली डिफरेंट है, इनमें
कॉमन नहीं है। तो जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पे इनका जो क्रॉस होगा तो जो यहाँ पे प्रोजेनी पी मिल रही है, ओके, तो ये इसमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होंगे जो कि हमें चाहिए होंगे। तो जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेरेंट से मिलते हैं। यानी कि एक पेरेंट है उसमें आपने एक जीन ले लिया कि जिससे कि वो बहुत ही टॉल हो, ओके, और जो दूसरा पेरेंट है उससे आपने ये जीन ले लिया कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग कॉम्बिनेशन करके, या जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं कॉम्बिनेशन करके वो न्यू प्रोजेनी जो सुपीरियर कैरेक्टर्स वाली होती है वो पा लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि आपका एक और एग्जांपल है कि जो हाई प्रोटीन क्वालिटी होती है एक पेरेंट के अंदर, ठीक है, उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ना जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में जो है आपके, मैं कुछ टाइप्स बता देती हूँ, वो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं टाइप्स बता देती हूँ। एक देखिए इंट्रा वेराइटल होता है, एक कौन सा होता है, इंट्रा, ओके, इंट्रा वेराइटल। वेराइटीज़ तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये उसी पे बेस्ड है, ये इंट्रा वेराइटल होता है। इंट्रा टर्म जो है यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, दो प्लांट्स जो होते हैं वो सेम वैरायटी के होते हैं, सेम वैरायटी के प्लांट्स को लिया जाता है, सेम वैरायटी ऑफ प्लांट्स को हम लोग लेते हैं। दो प्लांट्स लेंगे जो सेम वैरायटी के होंगे और ये सेल्फ पॉलिनेटेड, जितनी भी सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप होती हैं जिनमें कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है उनके लिए यूज़फुल होता है। ओके, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में इनका हम लोग यूज़ करेंगे। फ्रेंड, ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन में, कि टाइप्स जो इसके होते हैं इस पर अक्सर ही क्वेश्चन आता है, चाहे आप नवोदय ले लीजिए, केवीएस ले लीजिए, चाहे आप यूपी का पीजीटी ले लीजिए, ओके, DSS भी ले लीजिए, क्वेश्चंस आते हैं। तो नाउ यहाँ पे अब जो दूसरा है वो है हमारे पास इंटर वेराइटल। ओके, इंटर वेराइटल, पहले मैंने इंट्रा बताया, अब मैं बता रही हूँ इंटर वेराइटल। तो इंटर वेराइटल जो है इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, इसको हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे, इंटर वेराइटल को इंट्रा स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये दो टर्म आपको पता चल गए। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो वैरायटी लेते हैं, सेम स्पीशीज़ की दो वैरायटी लेते हैं। ओके, तो स्पीशीज़ सेम है, सपोज़ यहाँ पे हमारे, पहले तो मैं बता देती हूँ कि कितनी वैरायटी लेते हैं, दो वैरायटी लेंगे। ओके, और स्पीशीज़ जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, एक ही स्पीशीज़ की होगी। यानी कि अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, सपोज़ मेज़ है, अगर मक्का है, ठीक है, मक्का सभी लोग जानते हैं, तो मेज़ है, मेज़ में अगर दो वैरायटी ले रहे हैं, एक गंगा ले रहे हैं, गंगा एक वैरायटी होती है, और एक जो वैरायटी है वो ले रहे हैं रंजीत वैरायटी। ओके, ये दो वैरायटी हो गई, और जो स्पीशीज़ हो गई वो कॉर्न की हो गई, मक्के की हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए एक होता है इंटर स्पेसिफिक, तो तीसरा जो आपके पास आएगा C नंबर पे या थर्ड नंबर पे वो क्या है, इंटर स्पेसिफिक हो गया, इंटर स्पेसिफिक। देखिएगा नाउ इंटर स्पेसिफिक में क्या होगा, इसमें जो है जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, एक ही जीनस सेम होगा। ओके, सेम जीनस आपको एक रखना है, सेम जीनस से लेना है, और स्पीशीज़ अलग होंगी। अब नाउ डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी। ओके, स्पीशीज़ हमने डिफरेंट ले ली, जीनस को सेम रखा है। तो अब एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपके पास वो राइस वैरायटी एक होती है, एक राइस वैरायटी है, कौन सी राइस की वैरायटी है, ADT37 है। ओके, इसमें ओराइज़ा जैपोनिका और ओराइज़ा इंडिसेस को लेकर के क्रॉस करके बनाया गया है। नाउ दूसरा यानी कि जो फोर्थ वाला है या D वाला जो है हमारे पास वो है इंटरजेनेटिक। ओके, ये है इंटरजेनेटिक। तो इंटरजेनेटिक में क्या होगा, इंटरजेनेटिक जो है इसमें जो टू डिफरेंट जेनराज होते हैं, ओके, टू डिफरेंट जेनराज होंगे, जेनरा अलग अलग जेनरा होंगे इसमें। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ट्रिटिकेल, ओके, एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर इस पे क्वेश्चन बहुत आता है ट्रिटिकेल पे, तो ये इंटरजेनेटिक वैरायटी है, ये इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ये ट्रिटिकेल। तो ट्रिटिकेल में क्या किया गया, ट्रिटिकेल में वीट लिया गया, ओके, गेहूँ लिया गया और इसका क्रॉस कराया गया राई के साथ। नाउ राई के साथ इसका क्रॉस कराया गया, और एक है आपका रेफेनो ब्रासिका। ओके, फिर है आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रेफेनो यानी रेफेनस से डाइवस से आप ले सकते हैं। ओके, वो मूली होती है, रेडिश होती है, और ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिक तो आप जानते ही हैं कि बस ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस जो होता है वो सरसों के लिए होता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेसिका है वो कैबेज में के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जो आपकी जो कैबेज या फूल गोभी की वैरायटी होती है उसके लिए भी ब्रेसिका ओलेरेसिया बार के पटाटा ये सारी यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है रैफिनो ब्रेसिका करके बनाया गया, तो इसको हम लोग कहेंगे रैफिनो ब्रेसिका। ओके, और इसमें जो यूज़ किया गया, क्या यूज़ किया गया, रेडिश यूज़ की गई, और इसका जो क्रॉस कराया गया वो कैबेज के साथ यानी कि पात गोभी के साथ, पत्ता गोभी के साथ कराया गया। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको कितने टाइप्स बता दिए, 4 टाइप्स बता दिए हैं, और हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। नाउ यहाँ पे अब जो है हु कॉइंड द टर्म हेटेरोसिस, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हु कॉइंड द टर्म हेटेरोसिस, ए शुल, बी हक्सले, सी रोबार्ट एंड डी है टेंसले। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 का ए हो जाएगा। ये जो हक्सले थे इन्होंने हेटेरोसिस का टर्म दिया था। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, एम्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आर टू प्रोड्यूस ए डिजीज फ्री वेराइटी, बी हाई यील्डिंग वेराइटी, सी अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। प्लांट ब्रीडिंग का जो है वो एम क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग से जो प्रोड्यूस होता है किस लिए क्या 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 हमको ऑब्टेन करना रहता है, अचीव करना रहता है। तो यहाँ पे जो थर्ड है हमारे पास ये ऑल ऑफ दीज है, कि इससे हम लोग डिजीज़ फ्री वैरायटी भी पा सकते हैं, और हाई यील्डिंग यानी किसी भी क्रॉप को अगर हम लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो, गेहूं है तो बहुत ज़्यादा पैदा हो, चावल है बहुत ज़्यादा पैदा हो, कम समय में ज़्यादा पैदावार हो, ठीक है। तो और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी की जल्दी से, मतलब वही जो मैंने कहा कि जल्दी मैच्योर हो जाए, जल्दी से क्रॉप मैच्योर हो जाए तो फ्रूट देने लगे। तो ये सारी जैसे कि आपका जो फ्रूट वाला या फिर गार्डन में जो आपके प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4, तो 4 है द इंडिका वेराइटी ऑफ राइस इज क्रॉस्ड विद जैपोनिका वेराइटीज, दीज आर ए हाई यील्डिंग, बी रेजिस्टेंट टू डिजीज, सी चीपर, एंड डी शॉर्ट लाइफ साइकिल्ड एनुअल। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया है कि ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, और इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 का, वो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंट होता है इसमें डिजीज़ के लिए, तो रेजिस्टेंट टू डिजीज़। ओके, इसी रिस्क में क्रॉस कराया गया कि डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सके। विच ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड, इसमें से कहा गया है कि सबसे पुराना या ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, ए है हाइब्रिडाइजेशन, बी सिलेक्शन, सी म्यूटेशन ब्रीडिंग, एंड डी है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। देखिए अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करें तो जैसे सपोज आप किसी क्रॉप फील्ड पे गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप लगी हुई है, तो क्या करते थे पहले साइंटिस्ट लोग, वहाँ पे जाते थे, क्रॉप फील्ड का निरीक्षण करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, और उसमें वो देखने से उनको जो भी अच्छा प्लांट लगता था या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी उसको सेलेक्ट कर लेते थे, अच्छे अच्छे प्लांट्स को, देन उसके बाद उससे सीड लेके उसकी ब्रीडिंग कराते थे। तो ये जो होता था ये सिलेक्शन होता था। ओके, तो जो सिलेक्शन होता है तो इसमें जो है डिज़ायर्ड कैरेक्टर का ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो सब चूज़ कर लिया जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये पुराना यानी कि पहले का प्रोसेस यानी ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड तो लिखा ही हुआ है, पहले यूज़ होता था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 6 वाला है। 6 देख लेते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट सेल्स। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने सेल डिवीजन के चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय, या फिर ऑटो पॉलीप्लॉइडी को हम लोग आर्टिफिशियली कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये क्या है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, बी है रिफैम्पिसिन, सी साइटोकाइनिन, एंड डी है कॉल्चिसिन। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉल्चिसिन हो जाएगा। नाउ कॉल्चिसिन जो होती है वो किससे मिलती है हमें, जो कॉल्चिसिन है वो कॉल्चिकम ऑटमनेल से मिलती है। ओके, कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से मिलती है, ये याद रखिएगा, ऑटमनेल। तो ये कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से मिलती है कॉल्चिसिन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 जो है ये द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, प्लांट ब्रीडिंग का जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो क्या है, वो ए अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन in the crop and its wild relatives, B infrastructure, C trained man power, and D है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम अनरिलेटेड सोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 का वो क्या हो जाएगा कि जो डिज़ायरेबल जीन होते हैं क्रॉप में इसकी अवेलेबिलिटी होती है, और इट्स वाइल्ड रिलेटिव, और इसके जो वाइल्ड रिलेटिव होते हैं इनकी भी अवेलेबिलिटी होती है इस वजह से। तो नाउ 8th हमारे पास जो है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड।
ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो जितने भी एलील्स और जितने भी आपके जीन्स होते हैं किसी भी क्रॉप प्लांट के, उनको क्या कहा जाता है? ए जम्पलास कलेक्शन, बी प्रोटोप्लाज्म कलेक्शन, सी हर्बेरियम एंड डी सोमा क्लोनल कलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 का हमारे पास इसमें से देखिए 8 के लिए ए ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग जम्पलास कलेक्शन कहेंगे। ओके, तो नाउ यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है, जर्म प्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, ये आपको पता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट 9th वाला कि एज अ जनरल रूल इन ब्रीडिंग इज़ पॉसिबल बिटवीन। अगर हम लोग जनरल रूल के हिसाब से देखें तो इन ब्रीडिंग कैसे पॉसिबल है? ए एनी टू मेंबर ऑफ एन ऑर्डर, बी एनी टू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, सी एनी टू मेंबर ऑफ अ जीनस एंड डी है एनी टू मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़। तो कैसे इन ब्रीडिंग हो सकती है पॉसिबल? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 9 है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कोई किसी भी स्पीशीज़ के 2 मेंबर। ओके, जैसे कि होमोसेपियंस हैं तो होमोसेपियंस जो है यहाँ पे होमो क्या है जीनस है, सेपियंस क्या है स्पीशीज़ है, तो यहाँ पे 2 मेंबर्स के बीच में इन ब्रीडिंग पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 10th क्वेश्चन है। 10th है द प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन टू विच दे बिलोंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इन ब्रीडिंग, बी हाइब्रिडाइजेशन, सी हेटेरोसिस एंड डी है सेल्फ ब्रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 10 का वो क्या है? वो ए हो जाएगा इन ब्रीडिंग। और क्वेश्चन क्या था कि जो प्रोसेस है मेटिंग का इंडिविजुअल्स के बीच में जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं दैन द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन टू विच दे बिलोंग, जिससे वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन यानी इन ब्रीडिंग बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 11th वाला है, 11th में हम लोग देख लेते हैं क्या करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ 11th में है द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय। वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बी ट्रांसप्लांटेशन, सी ग्राफ्टिंग एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको बहुत सारे प्लांट में देखने के लिए मिल सकता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सपोज आपका जो ब्रायोफिलम या जूबी है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो लीफ होती हैं, लीफ के जो यहाँ पे ग्रूव्स होते हैं, इसमें यहाँ पे पत्तियाँ निकलती हैं, फिर रूट्स निकलती हैं। तो ये सारे क्या होते हैं जो कि आपके वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है, ये जो लीफ है आपकी, रूट्स हैं, ये सब क्या हैं? ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। तो इससे अगर नया प्लांट बन रहा है या फिर न्यू बड बन रही है तो ये क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैक्टस में आप बहुत अच्छा देख लेंगे एग्जाम्पल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो 12th क्वेश्चन है ये है प्लांट कैन बी डिजीज रेजिस्टेंट बाय ए ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, बी कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, सी हार्मोन ट्रीटमेंट एंड डी है हीट ट्रीटमेंट। तो जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 12 का वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ए। ये जो अगर इनके वाइल्ड रिलेटिव के साथ अगर ब्रीडिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा? तो ये जो प्लांट होंगे वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं डिजीज़ रेजिस्टेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है जो कोई भी पैथोजन होता है वो क्या करता है? वो डिजीज़ कॉज करता है। ओके, तो जो पैथोजन होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ कॉज कर सकता है किसी और ऑर्गेनिज्म में, और जिसमें वो डिजीज़ कॉज करता है उसको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तो लाइक यहाँ पे अगर आपके पास एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो ये सपोज अगर आपका यहाँ पे क्या है? पैथोजन है, तो ये क्या करेगा? ये इस पे जाएगा और इसमें क्या कॉज कर देगा? डिजीज़ कॉज कर देगा। ओके, ये डिजीज़ कॉज करेगा, ये तो आपको पता है। जैसे कि आपका फंगल है, बैक्टीरिया, फंजाई है, बैक्टीरिया और कोई भी वायरल पैथोजन होता है। तो इस तरीके से जो क्रॉप्स होती हैं उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, उसमें भी डिजीज़ हो जाती है। तो होता क्या है, जो क्रॉप्स को डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाया जाता है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और इसमें जो है क्या करते हैं, कुछ फंजीसाइड्स या जो कि फंजाई को किल करते हैं, कुछ बैक्टीरियोसाइड्स जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। ओके, तो अब क्या किया जाता है, जो प्लांट होते हैं जिसमें जो है डिजीज़ हो सकती है तो डिजीज़ फ्री प्लांट को डेवलप करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें से मैं आपको कुछ बता दे रही हूँ कि इसमें होता क्या है। तो पहली बात तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है। मतलब ये जो मैं मेथड्स बता रही हूँ ये डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए बता रही हूँ। तो इसमें होता क्या है, जैसे कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होती है, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट होता है, ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है और सिलेक्शन किया जाता है। तो पहले सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करके ऐसे प्लांट्स को चूज़ कर लेते हैं जिसमें डिजीज़ नहीं होती है, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। ओके, तो इनके जर्मप्लाज्म की स्क्रीनिंग की जाती है कि, और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें सिलेक्टेड प्लांट पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है कि जो अच्छे होते हैं, डिजीज़ फ्री होते हैं। फिर उसके बाद देन आगे जो है उनकी वैरायटी बनाई जाती है। नाउ यहाँ पे जैसे कि आपके पास कुछ वैरायटीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, जो कि डिज़ीज़ के लिए रेजिस्टेंट हैं। तो अगर मैं वीट की बात करूँगी तो वीट में देख लीजिए, वीट में यहाँ पे जो हिमगिरी वैरायटी है। नाउ ये जो हिमगिरी है ये क्या है, ये डिज़ीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, इसमें डिज़ीज़ नहीं लगती है। नाउ अगर मैं ब्रेसिका में बात करूँ तो ब्रेसिका की पूसा स्वर्णिम, फ्रेंड ये जो वैरायटीज़ हैं ये पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसके लिए आपके लिए मतलब डिजीज़ रेजिस्टेंट है, या तो फिर आपको कोई भी और ऑप्शन दे सकता है, वो बताना पड़ेगा, या तो फिर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बताइए। नाउ अगर हम कॉलीफ्लावर की बात करें तो कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा है। ओके, पूसा शुभ्रा ये होती है एक वैरायटी। और देन उसके बाद अगर मैं चिली की बात करूं तो चिली में आपका पूसा सदाबहार है। ये जो सारी होती हैं ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती हैं। ओके, तो ये तो इस तरीके से है कि ये जो आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है उसमें जो यानी कि जो पुराने मेथड जिस तरीके से ब्रीडिंग होती थी उस तरीके से यूज़ करके किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ उसको ध्यान से समझिए कि जैसे रेजिस्टेंस अगर डेवलप करना है डिजीज़ के लिए, ओके, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे होगा क्या, जो रेजिस्टेंस है येलो मोज़ैक वायरस के लिए, येलो मोज़ैक वायरस, जैसे कि आपका TMV भी होता है टोबैको मोज़ैक वायरस, यहाँ पे मैं येलो मोज़ैक वायरस की बात कर रही हूँ। तो ये भिंडी में होता है, तो भिंडी में ये इनकॉर्पोरेट होता है। ओके, और उससे फिर जो वाइल्ड स्पीशीज़ होती है भिंडी की, ओके, उससे उस येलो मोज़ैक वायरस जो है जो भिंडी में है उससे फिर वाइल्ड वैरायटी या वाइल्ड स्पीशीज़ जो होती है भिंडी की, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है और एक नई रेजिस्टेंट वैरायटी को बनाया जाता है और जिसको कहते हैं प्रभानी क्रांति। ओके, इसका नाम होता है प्रभानी क्रांति। ये जो नई भिंडी बनाई गई इसका नाम क्या रखा गया, प्रभानी क्रांति। तो ये देखिए ये प्रभानी क्रांति जो है ये डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है भिंडी की, इसमें जो है डिजीज़ नहीं होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में यही कहा गया है जो प्लांट है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाए जा सकते हैं कैसे, कि जब उनकी ब्रीडिंग उन्हीं के वाइल्ड रिलेटिव से कर दी जाएगी। तो यहाँ पे भिंडी की जो थी उसकी जो ब्रीडिंग है उन्हीं के वाइल्ड रिलेटिव से कर दी गई। ओके, नाउ दूसरा है म्यूटेशन करके भी जैसे केमिकल म्यूटेजन का यूज़ किया जाता है। तो केमिकल म्यूटेजन में आपका इथाइल है, EMS इसको बोलते हैं, इसको इथाइल मीथेन सल्फोनेट बोलते हैं, सोडियम एजाइड बोलते हैं, ये सब म्यूटेशन किया जाता है। नाउ फिजिकल म्यूटेजन यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि गामा रेज यूज़ की जाती हैं, एक्स रेज यूज़ की जाती हैं, UV रेज वगैरह यूज़ की जाती हैं। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ बनाई गई हैं जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन से बनाई गई हैं। ओके, जिसमें इंड्यूस्ड म्यूटेशन का यूज़ किया गया है। तो नाउ इंड्यूस्ड म्यूटेशन का यूज़ करके जो बनाई जाने वाली जैसे कि मूंग बीन बनाई गई है, ये इसका एक एग्जांपल है मूंग बीन का। ओके, इसको बनाया गया है। नाउ यहाँ पे अब कुछ म्यूटेशन ब्रीडिंग की जो है एग्जांपल है वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे शरबती सोनारा आपने बहुत फेमस सुना होगा, जो शरबती सोनारा और पूसा लेरमा जो वैरायटीज़ थी वीट की, उनको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिस पे बनाया गया था उस टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आई थी। तो नाउ शरबती सोनारा नाम अच्छा है इनका, ओका, और पूसा लेरमा, ये दोनों ही, इसको आप ग्रीन रेवोल्यूशन के टर्म में भी याद रखेंगे। पूसा लेरमा है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट मैं इसको सही कर देती हूँ, पूसा लेरमा। ओके, ये दोनों वेराइटीज़ हैं। प्लस उसके बाद आपकी जो है जो कैस्टर होता है, अरंड होता है, इसकी अरुणा वैरायटी है। ओके, इसकी अरुणा वैरायटी है, इसको याद रखना है आपको। वीट की NP 836 जो वैरायटी है ये वीट की है। ओके, ये सारी इंड्यूस्ड म्यूटेशन करके बनाई गई हैं। देन इसके बाद आपका जो है वो सोमेक्लोनल वेरिएशंस आते हैं। देन उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आगे बता देती हूँ। 13 क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज ए क्लोन, B होमोजाइगस, C हाइब्रिड एंड D है हेट्रोजाइगस। तो ये आपको अच्छा और इजी क्वेश्चन मिल गया है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, वो तो हाइब्रिड कहलाएगा। ओके, तो 13 का C बिल्कुल करेक्ट है।
नाउ यहाँ पे हमारे पास अब 14th है, ग्रीन हाउस क्रॉप सच एज टोमेटोज एंड बेल पेपर प्रोड्यूस हायर यील्ड। तो ये कहा जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स हैं जैसे कि आपका टोमेटो है और जो बेल पेपर्स फ्रेंड कैप्सिकम या जो शिमला मिर्च होती है इसको बेल पेपर्स भी कहा जाता है। ओके, तो इनकी जो है हायर यील्ड जो प्रोड्यूस होती है, तो क्यों प्रोड्यूस होती है? दिस इज ड्यू टू A. CO2 enriched atmosphere leads to higher yield. B. CO2 is a limiting factor to photosynthesis. C. Due to diffuse light in the greenhouse. D. Tomatoes and bell peppers are not C3 plants. तो यहाँ पे हमारे पास जो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो A हो जाएगा। जो एटमॉस्फेयर होता है वो CO2 से एनरिच्ड होता है, इसमें CO2 ज़्यादा होती है और इससे यील्ड हाई हो जाती है, या जो प्राप्ति होती है फसल की वो ज़्यादा होती है। नाउ यहाँ पे अब 15th है, 15th में हम लोग देख लेते हैं। दी फॉलोइंग डायग्राम रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सिलेक्ट दी राइट ऑप्शन इन विच XYZ आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे एक प्लांट सेल है। ओके, देन यहाँ पे आपको ये X दिख रहा होगा, इस X को आइडेंटिफाई करना है और ये प्लांट सेल है, ये प्रोटोप्लास्ट है। ना आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये पेरेंट ए से प्रोटोप्लास्ट लिया है, पेरेंट बी का प्रोटोप्लास्ट, दोनों को फ्यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे वाई बताना है कि वाई क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अब आपकी दो, एक तो पेरेंट ए से जो सेल है वो है और जो पेरेंट बी से जो है वो दोनों फ्यूज़ हो रही हैं, दोनों फ्यूज़ होकर के एक हो रही हैं, फिर न्यूक्लियस भी दोनों का एक हो गया और यहाँ पे आपको जी बताना है। तो यहाँ पे XYZ बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं देख लेती हूँ एक बार। यहाँ पे ए में है, मैं सीधे आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही बता देती हूँ क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें देख ली हैं, तो मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ कि जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये जो एक्स है ये क्या है? सेलुलेज है एंड पैक्टिनेज है। सेलुलेज एंड पैक्टिनेज क्या करेगा? ये वॉल को डिजोल्व करेगा। जो सेलुलेज है वो सेलुलोज को डिजोल्व कर देगा, गला देगा, और जो पैक्टिनेज है वो पैक्टिन जो होता है सेल वॉल में वो जो है उसको डिजोल्व कर देता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्लांट सेल को का जो है जब सेलुलेज और पैक्टिनेज डिजोल्व कर दिया गया तो देन उसके बाद एक्स यहाँ पे जो है ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अब यहाँ पे देखिए जो वाई है ये क्या है, देन उसका ट्रीटमेंट कराया गया है किससे? पैग से, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको हम लोग पैग भी कहते हैं, पैग से इसका ट्रीटमेंट कराया गया। देन जी जो है यहाँ पे हमें क्या मिल गई है? ये हाइब्रिड सेल मिल गई है जिसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोमा क्लोनल वेरिएशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है फ्रेंड, तो लेकिन मैं आपको सोमा क्लोनल वेरिएशन में ये बताना चाहती हूँ कि ये प्लांट्स में क्या करता है। ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन होता है ये बहुत ही कॉमन होता है प्लांट, और ये जो है जो कैलस होता है उससे रीजनरेट होता है। ओके, तो कैलस टर्म भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, कैलस के बारे में पूछा जाता है, तो ये कैलस से रीजनरेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे ऐसे प्लांट्स जो कि कैलस से रिजनरेट होते हैं उनमें ये आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा, और जो वेरिएशंस होते हैं वो जीनोटाइपिक भी हो सकते हैं और फिनोटाइपिक भी हो सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जेनेटिक अल्टरेशंस होते हैं तो होता क्या है फ्रेंड कि क्रोमोसोम के नंबर्स में भी चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी हो सकती है। तो पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी भी फ्रेंड आप लोग, ये मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, और वहाँ पे जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की थी उसमें पढ़ा था हमने। और तो ये आप लोग ज़रूर देखिएगा ये सब लेक्चर्स को। और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की वजह से जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे ट्रांसलोकेशन हो सकता है, डिलीशंस हो सकते हैं, इंसर्शंस हो सकते हैं, डुप्लीकेशंस हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे ले लेते हैं 16th वाला। 16th है, हाइब्रिड विगर इज मोस्टली ड्यू टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइब्रिड विगर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो ए है द सुपीरियरिटी ऑफ ऑल दी जीन्स, बी है होमोजाइगोसिटी ऑफ प्योर कैरेक्टर, सी हेट्रोजाइगोसिटी एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो हमारे पास कॉमन जो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सीज हेट्रोजाइगोसिटी। जो हाइब्रिड विगर होता है ये हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से होता है। ये आप लोग क्वेश्चंस कई बार देख चुके होंगे, ये अक्सर ही ये क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का ये जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है।
चलिए फ्रेंड, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हेट्रोसिस होता है। हेट्रोसिस क्या होता है? हेट्रोसिस के बारे में भी क्वेश्चन आता है। हेट्रोसिस, तो हेट्रोसिस में होता ये है फ्रेंड कि ये फिनोटाइपिक सुपेरियरिटी होती है। कैसी सुपेरियरिटी होती है? फिनोटाइपिक सुपेरियरिटी होती है F1 हाइब्रिड की। ये जो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, इसकी फिनोटाइपिक सुपेरियरिटी होती है किसके ऊपर? ओवर मतलब जब जो इसके पेरेंट्स होते हैं, ओके, ठीक है, जो इसका कोई भी एक पेरेंट, दो पेरेंट होते हैं तो कोई भी एक पेरेंट के ऊपर F1 हाइब्रिड की जो फिनोटाइपिक सुपेरियरिटी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग हेटेरोसिस। नाउ अब आपको एक टर्म ये पढ़ना है, एक टर्म ये पढ़ना है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो देखिए यहाँ पे जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है इसके बारे में भी देख लेते हैं। डिप्रेशन, नाउ डिप्रेशन वर्ड तो सुनने में ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है मुझे। तो अब यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है ये होता क्या है? इसमें जो है फर्टिलिटी, ओके, या तो फिर जो वाइगर होता है वो बार बार जब भी प्लांट्स की सेल्फिंग की जाती है, सेल्फिंग करने से क्या होता है? उनकी फर्टिलिटी या फिर विगर जो होता है उसमें लॉस होने लगता है या फिर रिडक्शन होने लगता है। यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन या तो फिर जो कहते हैं ना रिकॉम्बिनेशंस नहीं मिल रहे हैं, न्यू न्यू वैरायटी नहीं मिल रही है। और रिकॉम्बिनेशंस और न्यू वैरायटी कब मिलती है? जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बार बार होगा, सेल्फिंग होगी प्लांट्स की, बार बार सेल्फ करेंगे तो क्या होगा? धीरे 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 जो है उनकी फर्टिलिटी या तो फिर विगर जो होता है वो लॉस होने लगता है, रिडक्शन होता है। तो इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, तो और आपको जो है यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको। NBPGR के बारे में जानना है। NBPGR ये क्या चीज़ होती है? देखिए, जो NBPGR होती है इसका फुल फॉर्म समझ लीजिएगा। ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, ये क्या है? N फॉर है नेशनल, N फॉर नेशनल, और फिर B फॉर क्या है? ब्यूरो, अभी मैंने बताया, तो ब्यू फॉर है ब्यूरो। ओके, ब्यूरो हो गया। एंड उसके बाद फिर आपका जो P है वो है प्लांट। यहाँ पे फ्रेंड आ नहीं पा रहा है, मैं इधर लिख रही हूँ। जो P है वो क्या है? प्लांट है। ओके, एंड उसके बाद G से हो गया जेनेटिक, G फॉर जेनेटिक हो गया, और R फॉर क्या हो गया? रिसोर्सेज। ओके, तो N फॉर नेशनल, B फॉर ब्यूरो, P फॉर प्लांट, G फॉर जेनेटिक्स एंड R फॉर रिसोर्सेज, और ये पूरा क्या हो गया? NBPGR। ओके, और ये है क्या? ये जर्मप्लाज्म के इंट्रोडक्शन के लिए कंसर्न्ड होता है। ओके, ये किससे कंसर्न्ड है? ये जर्मप्लाज्म के इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे पेट्रोक्रॉप्स भी मैं आपको बता दूँ। पेट्रोक्रॉप्स का बहुत आप उसके बारे में पढ़ेंगे, और मतलब इस पे क्वेश्चन आता है कि वाटर पेट्रोक्रॉप्स, तो ये क्या होती हैं? ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें कि जो है जो मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो लेटेक्स होता है वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन उसमें पाया जाता है। ओके, लिक्विड हाइड्रोकार्बन उसमें पाया जाता है, तो उसको जो है पेट्रोलियम के पर्पस से या सोर्स ऑफ पेट्रोलियम के लिए यूज़ किया गया। तो इसमें जो है आपको नाम याद रखना है। इसमें नेम कौन कौन से हैं? इसमें जेट्रोपा बहुत ही फेमस है आपका। ओके, तो आपको जेट्रोपा याद रखना है इसमें, और इसमें आपको कैलोट्रोपिस याद रखना है। कैलोट्रोपिस, ओके, कैलोट्रोपिस आपको याद रखना है, जेट्रोपा याद रखना है, और एक है आपका यूफोर्बिया। यूफोर्बिया है, उसको भी याद रखना है। ओके, यूफोर्बिया। तो ये जो प्लांट हैं ये आपके पेट्रो प्लांट्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आ सकता है एग्ज़ाम में। नाउ तो अब यहाँ पे ग्रीन मैन्योर बता देती हूँ। ग्रीन मैन्योर जो होता है वो क्या होता है? ग्रीन मैन्योर किसे कहा जाता है? देखिए, जो ग्रीन मैन्योर है इसमें आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन कौन सा यूज़ होता है। देखिए, सन हेम्प है। ओके, सन हेम्प का जो प्लांट है वो ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ होता है, जिसको क्रोटोलेरिया जंसिया कहते हैं। ढैंचा जो होता है, सिस्बानिया, वो यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे ढैंचा जो है ये सिस्बानिया इसको कहते हैं, ये भी यूज़ होता है। और आपका जो काऊ पी है जिसको विग्ना साइनेंसिस कहते हैं, काऊ पी विग्ना साइनेंसिस। नाउ विग्ना साइनेंसिस, इसको भी हम लोग ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। ये सब मैं नेम्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसमें से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आप उसको ईजिली लगा लोगे। ये लेंटिल्स जो होती हैं। ओके, तो नाउ और आपको ये पता ही है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है वो शिमला में है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 17। जो 17 क्वेश्चन है, सेवरल साउथ इंडियन स्टेट्स रेज 2 to 3 क्रॉप्स ऑफ राइस एनुअली। द एग्रोनॉमिक फीचर दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज बिकॉज ऑफ।
कह रहे हैं कि कुछ जो है साउथ इंडियन स्टेट्स होते हैं जो 2 या 3 क्रॉप राइस की वो एनुअली यानी हर साल ग्रो करते हैं। तो ये जो एग्रोनॉमिक फीचर है जो कि जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि वो एक साल में 2-3 तरह का क्रॉप ग्रो कर लेते हैं, वो किस वजह से। तो ए है शॉर्टर राइस प्लांट, बी बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, सी अर्ली यील्डिंग राइस वैरायटी, डी डिजीज रेजिस्टेंट राइस वैरायटी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो 17 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होता है कि जो राइस वैरायटी होती है अर्ली यील्डिंग होती हैं, इनकी जल्दी ही इससे फसल जो है मिल जाती है, यील्ड अच्छी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। 18 है हमारे पास फंजीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर केमिकल दैट। तो नाउ ए है इनहांस यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट, बी किल पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली, सी किल ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड डी किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो फंजीसाइड्स हैं वो क्या करेंगी, वो फंजाई को या किसी फंगस को जो मोल्ड को है उसको किल करेंगी, जैसे आपका स्पर्जिलस के लिए है, तो और जो है आपका राइजोपस है, तो बहुत सारे हैं जिनको किल फंजीसाइड्स हैं जो किल कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स जनरली बैक्टीरिया के लिए जो है यूज़ होती हैं, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो यहाँ पे जो 18 है उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी यानी किल पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली। ओके नाउ यहाँ पर अब हमारे पास जो है मेथड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या है। वन है इन विच क्रॉप्स आर द मेथड्स ऑफ मास सिलेक्शन अप्लाइड, कि इसमें ऐसे जो है पूछा जा रहा है कि इन विच क्रॉप आर द मेथड्स ऑफ मास सिलेक्शन, जो मास सिलेक्शन का मेथड है वो किस तरह की क्रॉप में अप्लाई होता है। तो ए है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए, या सी बोथ सेल्फ एंड क्रॉस के लिए अप्लाई हो सकता है, फिर डी है पोटैटो एंड शुगर केन के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स दोनों के लिए ही जो मास सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अप्लाई हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ओके तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इसमें से कौन सी कंडीशन है जिसको हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो ए क्यों हो जाता है ये, ए फेल्योर ऑफ हाइब्रिड एडल्ट टू प्रोड्यूस फंक्शनल गैमेट्स, बी फेल्योर ऑफ द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म प्लांट ब्रीड ऑफ टू स्पीशीज, सी फेल्योर ऑफ हाइब्रिड जाइगोट टू डेवलप इनटू एन ऑफस्प्रिंग एंड डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 2 है इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है जो हाइब्रिड जाइगोट होता है इसका ऑफस्प्रिंग में डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। ओके इस वजह से ये हाइब्रिड ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 वाला, द बॉम्बे ग्रीन बनाना कल्टिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ ए मास सिलेक्शन, बी प्योर लाइन सिलेक्शन, सी क्लोनल सिलेक्शन एंड डी है नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो बॉम्बे ग्रीन बनाना है ये क्लोनल सिलेक्शन की वजह से पैदा होता है, यानी क्लोनल सिलेक्शन का यूज़ हुआ है इसमें। तो यहाँ पे 3 के लिए सी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 4 हम लोग देख लेते हैं। 4 इनब्रेड लाइन्स ऑफ मेज आर क्रॉस्ड, द क्रॉस इज ए टेट्राप्लॉइड क्रॉस, बी डबल क्रॉस, सी डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड डी है टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डबल क्रॉस। ओके ये जो 4 इनब्रेड हाई लाइन्स ऑफ मेज हैं ये जो क्रॉस किया गया इनको, और ये जो क्रॉस है ये डबल क्रॉस कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग 5 देख लेते हैं। यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर टर्म्ड। ओके कुछ केमिकल्स और रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से जो जीन्स के सीक्वेंस हैं क्रॉप प्लांट में वो चेंज हो जाते हैं जीन्स, तो ये क्या कहा जाता है, बेसिस के सीक्वेंस वो चेंज हो जाते हैं। ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, या फिर बी है ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म, सी म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड डी जीन थेरापी। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो 5th का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी म्यूटेशन ब्रीडिंग। ओके म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में मैंने बताया हुआ है। नाउ 6 यहाँ पे है द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। जो साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनमें डिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उससे वो एनरिच्ड होते हैं उनको क्या कहलाता है, ए क्रॉप प्रोटेक्शन में, या फिर बी ब्रीडिंग, सी बायो फोर्टिफिकेशन एंड डी है बायो रिमेडिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन। ओके तो फ्रेंड देखिए जो बायो फोर्टिफिकेशन है इसके बारे में मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है। देखिए जो ब्रीडिंग क्रॉप्स होती हैं जिसमें इसमें जो है और बहुत ही हाई लेवल
विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, हाई लेवल ऑफ विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। ओके, तो अब जो इसमें और क्या हो सकता है, या तो हायर प्रोटीन होती है, और ये जो फैट होता है वो हेल्दी वाला फैट होता है, वो हो सकता है इसमें। तो सपोज़ मान लीजिए कि आप कोई राइस खा रहे हैं, राइस में जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है राइस, ओके। लेकिन अगर हमने एक ऐसा राइस डेवलप किया जिसमें कि हमने प्रोटीन भी डाल दी, ओके, जिसमें हमने कुछ विटामिन डाल दिए, जैसे विटामिन ए डाल दिया, तो आप लोगों ने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है, ओके। तो ये क्या किया गया है, किस प्रोसेस से किया गया, ये बायो फोर्टिफिकेशन कहलाएगा, ओके। कि हम राइस तो दे रहे हैं, तो बहुत से लोगों का सैपल फूड, मुख्य जो भोजन होता है वो चावल होता है, तो उसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, चावल भी मिले, विटामिन भी मिले, तो विटामिन ए की भी मात्रा मिले, आँखों को भी रोशनी अच्छी मिलती रहे। तो ये चीज़ जो होती है कि जब हम लोग जो क्रॉप्स होती हैं उसमें हम लोग हायर लेवल ऑफ विटामिन ऐड कर देते हैं, या तो फिर मिनरल या हाई प्रोटीन डालते हैं, हेल्दी फैट्स डाल देते हैं, तो ये सब बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो इसमें होता क्या है, ये पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो जो इसमें प्लांट ब्रीडिंग जो ली जाती है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ जो होती हैं प्लांट की वो इम्प्रूव की जाती हैं। और जनरली क्या इम्प्रूव किया जाता है, प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है, ऑयल का कंटेंट एंड क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है, ओके। विटामिन के कंटेंट और क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है। तो इस तरीके के इम्प्रूवमेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल कंटेंट्स डाले जाते हैं। तो ना जनरली देखिए, ये जो सीरियल्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। किसमें, सीरियल्स की बात मैं कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ओके। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, ये इनकी डिफिशियंसी होती है इनके अंदर। लेकिन जो और जो लेग्यूम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेग्यूम्स में जो है आपके जो सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं, जैसे मीथियोनिन और सिस्टीन नहीं होते हैं, ओके। लेग्यूम्स जैसे कि आप पता है ना, जो दलहन वर्ग के होते हैं, जैसे कि आपका मटर है, चना है, सब लेग्यूम्स में आता है। इसमें जो है सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड जैसे कि आपका मीथियोनिन है, मीथियोनिन, ओके, मीथियोनिन नहीं होता है, और सिस्टीन भी नहीं होता है इनके अंदर। तो अब होता क्या है, इसमें जो है ये सारी चीज़ें डिफिशिएंट होती हैं। तो अब जो बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू क्या किया जाता है, ये इसमें हम लोग कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो इस तरह से डेवलप करते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओके, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इन्होंने क्या किया, ये दिल्ली में है, ओके। ये जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है। तो इन्होंने बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि कैरेट बनाया, विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट बनाया, पम्पकिन बनाया, स्पिनैच बनाया, विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गोल्ड यानी कि करेला बनाया, बथुआ बनाया, टोमेटो, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें बनाई। और क्या बनाई, आयरन एनरिच्ड पालक बनाया, बथुआ बनाया, प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स बनाए, जैसे कि आपके लोबिया वगैरह होती हैं, गार्डन पीस बनाए, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हुई, ये सारी जो वैरायटीज़ हुई वो डेवलप की गई, बायो फोर्टिफिकेशन कहा गया इनको। नाउ और मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जो मेज़ की वैरायटी है वो लाइसिन रिच मेज़ बनाया गया, ओके। लाइसिन रिच मेज़, तो लाइसिन रिच जो मेज़ बनाया गया, इसमें जो है आपका जो इनका नेम है, इसमें क्या है, प्रोटीना नेम है उसका, ओके। शक्ति नेम रखा गया, शक्ति मिल जाती है खाने से। तो ये जो है आपका, ये सारी चीज़ें बायो फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। नाउ एक्स प्लांट क्या होता है, एन एक्स प्लांट इज ए डेड प्लांट, बी पार्ट ऑफ द प्लांट, सी पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, एंड डी है पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्सप्रेसेस अ स्पेसिफिक जीन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये जो एक्स प्लांट है वो क्या होता है, तो एक्स प्लांट के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए जो 7th है, इसका अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये जो एक्स प्लांट होता है वो प्लांट का पार्ट होता है जो कि टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है, ओके। ये प्लांट का पार्ट होता है जो टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है। तो नाउ अब टिश्यू कल्चर
जो होता है ये भी प्लांट में यूज़ होता है। तो अब प्लांट टिश्यू कल्चर में होता क्या है, जैसे कि जब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो इसमें दो मेजर मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें जो दो मेथड यूज़ होते हैं, एक तो पहला तो ये होता है कि जब इन विट्रो ग्रोथ की जाती है। ओके, जब इन विट्रो ग्रोथ होती है तो इन विट्रो ग्रोथ करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो कैलस होता है एंड आपका कैलस के साथ ही सस्पेंशन कल्चर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सस्पेंशन कल्चर, ओके, ये इन विट्रो के लिए है, जब हम लोग लैब की कंडीशंस में करेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा कैसे कर सकते हैं, जो एक्सप्लांट्स अभी जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ एक्सप्लांट्स जैसे जो होते हैं, इसमें मेरिस्टेम कल्चर आ जाता है आपका, मेरिस्टेम का कल्चर। ओके, मेरिस्टेम कल्चर, कल्चर के लिए मैं सी लिख दे रही हूँ। प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है, प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, कल्चर के लिए मैंने सी लिख दिया। एम्ब्रियो का कल्चर कर सकते हैं, तो एम्ब्रियो का कल्चर होता है, तो एम्ब्रियो कल्चर हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्लांट टिश्यू कल्चर में ये दो मेथड होते हैं। तो एक तो पहला आपका कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर होता है, और दूसरा आपका जो होता है वो एक्सप्लांट्स के थ्रू होता है, जिसमें कि मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर है और आपका आगे जो है एक एक जो है आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग 8th की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास 8th है वो क्या है, 8th है इन हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप वेराइटीज़ टू एक्सप्लॉयट हाइब्रिड विगर द फार्मर्स नीड टू परचेज फ्रेश हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर बिकॉज ए ऑप्शन है दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो देयर ओन सीड्स, बी the hybrid vigor is lost due to inbreeding depression, c the government of India has accepted Dunkel's proposals, and d it is cheaper to purchase fresh seeds। so सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप की वैरायटी होती हैं, ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइब्रिड विगर का जो होता है उनका एक्सप्लॉयट हो जाता है या फिर रिड्यूस होने लगता है, जो मैंने आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बताया था। ठीक है, तो हाइब्रिड विगर जो है वो एक्सप्लॉयट हो जाता है। तो जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर साल ओके एवरी ईयर वो फ्रेश हाइब्रिड सीड्स खरीदते हैं। ऐसा क्यों, किस लिए वो खरीदते हैं, तो यही पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8th है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि जो हाइब्रिड विगर होता है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 9th वाला, द मेथड ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ थिन लेयर ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम इज़ नोन एज, कि ऐसा मेथड जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक थिन लेयर को न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो किया जाता है, क्या कहा जाता है। ए थिन लेयर ग्रोथ सिस्टम, बी सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, सी सस्पेंडेड ग्रोथ, एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारे पास 9th है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास बी हो जाएगा, कि इसको कहते हैं सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम। नाउ हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ क्लोन। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लोन क्या होता है, ए अ हेट्रोजाइगोट produced by sexual means, b a homozygote produced by asexual means, c a heterozygote produced by asexual means, d a homozygote produced by sexual means। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ए हो जाएगा। ओके, इसमें जो हेट्रोजाइगोट होता है जिसको कि यहाँ पे हमारे पास जो 10th है फ्रेंड, उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ए लगा दिया गलती से, मुझे लग रहा था कि ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ए सेक्सुअल मीन का यूज़ होता है ना, तो ए और होमोजाइगोट प्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा, व्हाट इज़ अ क्लोन। होमोजाइगोट एक होमोजाइगोट होता है, वो जो कैसे पैदा किया जाता है, ए सेक्सुअल मीन से पैदा किया जाता है। ओके, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है वो है म्यूटेशन कॉज्ड बाय म्यूटाजेनिक एजेंट्स आर टर्म्ड एज। ओके, ऐसा म्यूटेशन जो कि म्यूटाजेनिक एजेंट से होता है उसको क्या कहते हैं, ए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, बी क्लिनिकल म्यूटेशंस, सी इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, एंड डी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो जाएगा। और इस म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, आप वहाँ पे समझ गए हैं। नाउ 12th है द क्रिटिकम एस्टिवम वीट इज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ए हैप्लॉयड 7 क्रोमोसोम, बी डिप्लॉयड 14 क्रोमोसोम, सी टेट्राप्लॉयड 30 क्रोमोसोम, एंड डी है हेक्साप्लॉयड
42 क्रोमोसोम। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 12 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये देखिए जो ट्रिटिकम स्टीमम वीट होता है ये हेक्साप्लॉइड होता है। ओके, ये हेक्साप्लॉइड होता है और इसमें जो है 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजायर्ड इम्प्रूव वेराइटी ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स और रेज्ड बाय ए नेचुरल सिलेक्शन, बी हाइब्रिडाइजेशन, सी म्यूटेशन एंड डी है बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे जो 13 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारे पास बी हो जाएगा। ओके, ये होगा हाइब्रिडाइजेशन। नाउ 14 है हमारे पास द टर्म टोटीपोटेंसी रिफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। ए सेल टू जनरेट द होल प्लांट, बी बड टू जनरेट द होल प्लांट, सी सीड टू जर्मिनेट एंड डी है सेल टू एनलार्ज इन साइज। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 14 का, वो 14 का यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, जो सेल होती है वो होल प्लांट्स में जनरेट हो जाती है टू जनरेट द होल प्लांट, यानी जो सेल होती है टोटीपोटेंसी की वो होल प्लांट को जनरेट कर सकती है। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो देखिए यहाँ पे A1 है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स वी कल्चर। हैप्लॉइड्स के प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या कल्चर करते हैं? ए शूट टिप, बी एंथर, सी रूट टिप्स, डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, KVS NVS में तो बहुत आता रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हैप्लॉइड कल्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, ये जो है सबसे पहली बात है ये महेश्वरी ने डेवलप किया था। ओके, महेश्वरी ने इसको धतूरा इनॉक्सिया में डेवलप किया था। किस प्लांट में डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था धतूरा इनॉक्सिया में। ओके, तो पहला बात तो ये हो गई कि धतूरा इनॉक्सिया में डेवलप किया गया था। और इसमें होता क्या है, तो देखिए जो कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट है, कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो क्रोमोसोम्स की डबलिंग करता है और होमोजाइगस डिप्लॉइड्स को प्रोड्यूस करता है। नाउ तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जान लीजिए। अब जो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड कल्चर होता है, इसमें करते क्या है, इसमें जो है फ्रेंड देखिए इसका एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बनाने में यूज़ किया जाता है। मतलब इन ये जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स होते हैं इनका यूज़ जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए किया जाता है और प्योर लाइंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनका जो यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए करते हैं। ओके, म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए करते हैं और प्योर लाइंस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। प्योर लाइन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इसको मेंटेन किया जाता है और सीडलेस वैरायटी को पैदा करने के लिए, यानी कि सीडलेस जो वैरायटीज़ होती हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब हमारे पास जो आपका जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारे पास बी हो जाएगा, यानी कि एंथर। ओके, जो आपका हैप्लॉइड्स का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए एंथर का कल्चर किया जाता है। ओके, तो एंथर का कल्चर करते हैं इसके लिए। नाउ यहाँ पे हमारे पास अब जो आगे है वो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 वाला, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पहले के लेक्चर्स में जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रही थी तो उसमें भी है ये क्वेश्चन। तो ए है हेलिकेज, बी DNA लाइगेज, सी DNA पॉलीमरेज एंड डी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। नाउ 3 है हमारे पास, क्रायोबायोलॉजी डील्स विद ए टेम्परेचर इफेक्ट, बी फिजियोलॉजी, सी एनाटॉमी एंड डी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का, वो क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर इफेक्ट के लिए हो जाएगा। ओके, जो क्रायोबायोलॉजी है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि जर्म प्लाज्म वगैरह का जो स्टोर करते हैं, सीड बैंक वगैरह में जो स्टोरेज होता है, ओके क्या करते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर पे जा करके स्टोरेज होता है। नाउ यहाँ पे अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्वेश्चन। ओके, 4th क्वेश्चन में है हार्डनिंग इन टिश्यू कल्चर इज़, टिश्यू कल्चर में हार्डनिंग क्या होती है, हार्डनिंग। ओके, तो यहाँ पे है कीपिंग एट 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर अबाउट 30 मिनट्स। फिर बी है एक्लेमेटाइजेशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स स्लोली बिफोर ग्रोइंग इन द फील्ड, सी प्लंजिंग द बायल्स इनटू द वाटर एट 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब टिश्यू कल्चर की हार्डनिंग करते हैं तो इसमें जो है जो टिश्यू कल्चर प्लांट होता है, ठीक है, उसका एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। और कब कैसे करते हैं, कब करते हैं, जब उसको फील्ड में ग्रो करना रहता है उसके पहले ये एक्लेमेटाइजेशन कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 5th वाला,
इट शोज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग कैलस कल्चर। तो यहाँ पे तो आपके सामने देखिए फ्रेंड ऑप्शन दे रखे हुए हैं। ओके, तो नाउ यहाँ पे मैं आपको करेक्ट बता देती हूँ, तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले तो अभी जब मैंने एक्सप्लांट के बारे में बताया था कि एक्सप्लांट से जो है टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं और एक्सप्लांट में क्या क्या होता है, मेरिस्टेम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर। तो सबसे पहले तो एक्सप्लांट होता है। ओके, देन उसके बाद सेल डिवीज़न होगा और फिर कैलस का फॉर्मेशन होगा, फिर एडिशन ऑफ साइटोकाइनिन को ऐड करेंगे, उसका एडिशन किया जाता है, फिर जो सेल होती है वो मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइब्रिड इज़ अ हाइब्रिड कैरिंग। नाउ साइब्रिड एक टर्म आ गया है, इसके बारे में देख लीजिएगा फ्रेंड। इस ए होता है साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। नाउ बी जीनोम ऑफ बी है genome of cytoplasm of two different plants. C cytoplasm of two different plants and genome of one plant. D genomes of two different plants. E cytoplasm of several plants and genome of two plants. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो 6 है उसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये दो डिफरेंट प्लांट्स का जो साइटोप्लाज्म होते हैं और एक प्लांट का जीनोम होता है। तो ये जो है इस हाइब्रिड जो होता है वो एक तरह का हाइब्रिड होता है जिसमें कि दो डिफरेंट प्लांट के साइटोप्लाज्म होते हैं और एक प्लांट का जीनोम होता है। सेवन्थ हमारे पास है विच एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ए लाइगेज, बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड सी है हाइड्रोलेज एंड डी है माइलेज। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये देखिए आपको पता भी है मॉलिक्यूलर सीजर्स किसे कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को कहा जाता है। ये जो होता है ये डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ये कट करता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो है जब डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को वो कट कर देता है तो वो डीएनए का मॉलिक्यूल ओपन हो जाता है, उसके स्ट्रैंड ओपन होने लगते हैं। 8 है क्लोनिंग इज मीन्ड फॉर। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग इसलिए इज मीन्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ HGH जीन इन इक्वलाई। बी टू प्रिजर्व द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सी टू रिप्लेस द ओरिजिनल जीन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्लोनिंग का पूछा गया है, क्लोनिंग का यूज़ ही पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो क्लोनिंग होती है इसमें जीनोटाइप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, नाउन जो 9th है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। अब इसमें आपको इनकरेक्टली मैच्ड बताना है तो मैं यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो सारे देख लीजिए। एक्स प्लांट का है एक्साइज प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर कैलस फॉर्मेशन, देन साइटोकाइनिन्स है रूट इनिशिएशन इन कैलस। सी सोमैटिक है एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वेजिटेटिव सेल्स एंड डी एंथर कल्चर हैप्लॉइड प्लांट्स एंड ई केलस मास ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि जो बी है वो रॉन्ग है, यहाँ पे हमको इनकरेक्टली मैच बताना था तो ये वाला जो है हमारे पास रॉन्ग है। और बाकी जो एक्स प्लांट है वो प्लांट का जो है एक्साइज या कटा हुआ छोटा सा पार्ट होता है जिसको कैलस फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो सोमैटिक एम्ब्रियो होते हैं वो क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल से प्रोड्यूस होने वाले जो एम्ब्रियो होते हैं उनको सोमैटिक बोलते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो एंथर कल्चर होता है, जो हैप्लॉइड प्लांट्स जो बनाते हैं उसमें जो है एंथर कल्चर का यूज़ किया। तो आपको पता है जो एंथर होता है वो क्या होता है, वो एन होता है। ओके, तो ये 2n तो डिप्लॉयड तो होता नहीं, हैप्लॉइड होता है। नाउ जो कैलस होता है ये क्या होता है, कैलस जो है अनडिफ्रेंशिएटेड जो है मास होता है सेल का। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है वो क्या है, 10th क्वेश्चन है अ ह्यूमन जीन प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी। A genetic code is universal. B human chromosome can replicate in bacterial cells. C a bacterial cell can carry out this splicing reaction. D mechanism of gene regulation is identical in human and bacteria। तो यहाँ पे जो हमारे पास 10th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, जो भी इसके क्वालिटीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो इसीलिए ये जो ह्यूमन जीन का प्रोडक्ट है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाया जा सकता है। ओके, ये इसीलिए पॉसिबल है ना। हमारे पास अब जो 11th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। प्लांट्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड विद नोवेल जीन्स बाई। ए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सी एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक एंड डी है रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो प्लांट होते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए नए जीन्स को ऐड किया जाता है जो भी डिजायर्ड जीन्स होते हैं, नोवेल जीन्स बाई। नाउ प्लांट्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड विद नोवेल जीन्स बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
ओके, नाउ 12th है हमारे पास, सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। जो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रांसजेनिक है, ऐसे ट्रांसजेनिक जिनमें जो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, ओके, वो डेवलप किए गए हैं। ए किसके लिए डेवलप किए गए हैं? ब्रिंजल के लिए, बी ग्रेप के लिए, सी पोटैटो एंड डी है टोमेटो। तो यहाँ पे जो हमारे पास 12 का करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि टोमेटो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो 13 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 13th है, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 1, protoplasts of different cells of the same plants are fused. 2, protoplasts from cells of different species can be fused. 3, treatment of cells with cellulose and pectinase is mandatory. And 4 है, the hybrid प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ए, बी एंड सी, डी है, और जो 13 के लिए करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है कि जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं डिफरेंट सेल के, वो सेम प्लांट से जो लिए जाते हैं, डिफरेंट सेल के प्रोटोप्लास्ट, उनको फ्यूज़ कर दिया जाता है, ये रॉन्ग है। ओके, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और जो दूसरा वाला है कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ की सेल्स होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म लिए जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट लिए जाते हैं, उनको फ्यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फिर थर्ड वाला देख लेते हैं, जो सेल का ट्रीटमेंट करते हैं हम सेलुलोज से और सेलुलेज से और पैक्टिनेज से। सेलुलोज है यहाँ पे, सेलुलेज होना चाहिए क्योंकि सेलुलेज जो होता है वो सेलुलोज को डिसॉल्व कर देता है। तो जो ट्रीटमेंट करते हैं सेल का सेलुलेज से और पैक्टिनेज से, वो मैंडेटरी होता है, बिल्कुल मैंडेटरी होता है, यही तो सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो फोर्थ है फ्रेंड वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो 2 और 3, वो यहाँ पे हमारे पास जो 13 है उसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आप डी देख सकते हैं। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास आज इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे आपके फूड प्रोडक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो हैं, और आप लोग इसको देखिएगा और इसको समझिएगा, इसको लर्न करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आपके लिए, और फ्रेंड देखिए अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करिएगा, लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो भी क्वेरी है, और जो मेरा फेसबुक जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ले लीजिएगा, जिससे कि लेक्चर जब अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसकी स्टडी कर सकें। नाउ थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।